जिसकी जमीन होगी वही मालिक होगा और अगर कोई कब्जा करना चाहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आदेश दिया है कि भाई फटाफट जांच पूरी करके क्या बना दो, एफआईआर बना दे उसके ऊपर जिसने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है इस केस में। ये जजमेंट दोस्तों अभी का है, 17 मार्च 2026 का ये जजमेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या स्टोरी थी और क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और बहुत ही बढ़िया शानदार फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत बढ़िया शानदार फैसला दिया है दोस्तों। कोर्ट का जो निर्णय है वो काबिले दोस्तों तारीफ है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और अपील को स्वीकार किया। अपीलकर्ता सरला बाजलिया के एक मूल शिकायतकर्ता और हिमाचल प्रदेश राज्य हमारे समक्ष निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए उपस्थित हैं। कारण एक, इसके बाद अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा CRMMO संख्या 50/2023 में दिनांक 8 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1933 की धारा 482 के तहत प्रतिवादी आरोपी द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन स्टेट CID शिमला में भारतीय दंड संहिता 18,604 की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 120B के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 26 अगस्त 2022 को FIR दर्ज की और 8/22 की कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह मामला सरला बजाज बनाम बलदेव ठाकुर और अन्य का है, जहां अपीलकर्ता ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें FIR को रद्द कर दिया गया था। FIR में अन्य बातों के साथ साथ यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी आरोपी अर्थात बलदेव ठाकुर, दलजीत सिंह और GN पुरी कामसुवान ने शिकायतकर्ता के पिता डॉक्टर GB बाजलील की संपत्ति और अन्य वस्तुओं को जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, झूठे साक्ष्य गढ़ने, जालसाजी और चोरी के माध्यम से हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने FIR में आरोप लगाया कि वह डॉक्टर GR बाजलील की दत्तक पुत्री और कानूनी उत्तराधिकारी है। उसके परिवार के पास पैतृक संपत्ति थी। इसके बाद उच्च न्यायालय संक्षेप में CRPC कहा गया है। संक्षेप में IPC के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के मसोबरा जिले के पटवार सर्किल धागोंग स्थित 51.2 बीघा कृषि भूमि। उक्त कृषि भूमि उनके दादा डॉक्टर IR बाजलील की थी और 1986 में उनके दादा की मृत्यु के बाद उनके पिता को विरासत में मिली। वह 1980 से इस संपत्ति पर काबिज हैं। उनकी माता का 2013 में निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता गंभीर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो गए। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 2016 तक अपने पिता की देखभाल कर रही थी। FIR में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के जरिए पीड़िता के पिता की संपत्ति और पैसे हड़प लिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं अपन। लगभग उसी समय प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था, ने उसके पिता का परिचय GN पुरी कामसुवान प्रतिवादी संख्या 3 नामक महिला से कराया। किसने परिचय कराया? दलजीत सिंह ने करवाया। किसका परिचय करवा दिया? GN पुरी कामसून का, उनके पिता से। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने अपने पिता की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 GN पुरी कामसुवान के साथ उनके संबंध का कड़ा विरोध किया। उनकी बेटी ने बहुत कड़ा विरोध किया अपने पिता का इस संबंध को लेके। हालांकि प्रतिवादी आरोपी नहीं रुके और उसके पिता की कमजोर मानसिक और शारीरिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्हें परिवार से सभी संबंध तोड़ने के लिए प्रभावित किया, जिससे वह पूरी तरह से अलग थलग और असहाय हो गए। इस प्रकार के कपटपूर्ण प्रलोभन का प्रयोग करके उसके पिता को प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह को अपने बैंक खातों में नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने के लिए राजी किया गया। यानी कि उन्होंने अपने बैंक खाते में नॉमिनी भी बना लिया। किसको? दलजीत सिंह को। और इस प्रकार संपूर्ण पारिवारिक संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर को हस्तांतरित कर दी। इसके बाद उनके पिता के द्वारा क्या किया? उन्होंने बलदेव ठाकुर को अपनी संपत्ति भी बेच दी, यानी कि हस्तांतरित कर दी। यानी कि यहाँ पे भूमि भी ट्रांसफर करवा लिए।
आरोप यह है कि आरोपियों ने पीड़िता के पिता की कमजोर मानसिक और शारीरिक स्थिति का फायदा उठाया पहले, उसके बाद उन्हें परिवार से अलग भी कर दिया और परिवार से अलग करने के बाद उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया गया और जिसमें कि नॉमिनी भी बन गए दलजीत सिंह और बलदेव ठाकुर को जमीन भी दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अपीलकर्ता शिकायतकर्ता अपने रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में रह रही थी जब उसे प्रतिवादियों आरोपियों द्वारा पैतृक संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की इरादे का पता चला तो उसने अपने पिता को फोन किया और हस्तांतरणों पर आपत्ति जताई। उसने अपने पिता से कहा यदि वे संपत्ति की बिक्री पर जोर दे रहे हैं तो कम से कम पहले उसका अपना हिस्सा और उसकी चाचियों का हिस्सा अलग कर दिया जाए, उसके बाद उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपत्ति बेची जानी चाहिए। उसने आरोप लगाया कि 9 मार्च 2017 को उसके पिता के यूको बैंक खाते से प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह के बैंक खाते में 93 लाख रुपए की राशि हस्तांतरण की गई। इस राशि का अधिकांश भाग यानी 93 लाख रुपए में से 65 लाख रुपए अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की दिव्यंत माता डॉक्टर यवोन बेजलियल की बचत थी जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद 21 मार्च 2013 को उनके पिता के बैंक खाते में एक सावधि जमा को भुनाकर जमा की गई थी। 9 मार्च 2017 को उनके पिता के यूको बैंक खाते से प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह के खाते में 25 लाख रुपए के एक और हस्तांतरण किया गया, यानी 2 ट्रांजैक्शन किया गया। एक बार दलजीत सिंह के खाते में डलवाए गए 93 लाख रुपए, फिर उसके बाद 25 लाख रुपए। इस प्रकार टोटल अमाउंट कुल मिलाकर 1.8 करोड़ रुपए की राशि उनके पिता के बैंक खातों से प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह को हस्तांतरित की गई, जबकि उनके और अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के बीच कोई वैध लेन देन या लेन देन नहीं हुआ था जिससे इतनी बड़ी धनराशि के हस्तांतरण को उचित ठहराया जा सके। यानी कि यहां पे क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद बैंक अकाउंट से करीब 1.8 करोड़ रुपए आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए जबकि उनका कोई वैध लेन देन नहीं था। आगे यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने मिलकर पारिवारिक भूमि के 49 बीघा और 17 बिस्वा भाग को प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 366/2017 के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए के कथित विक्रय मूल्य पर बेचने की साजिश रची। इस बिक्री को अंजाम देने के लिए संपत्ति को उनके पिता की स्वर्गीय अर्जित संपत्ति के रूप में दिखाया गया जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज वास्तविक स्थिति के विपरीत था। बिक्री बहुत कम कीमत पर की गई जो मूल भूमि दर से काफी कम थी और यह पूरी तरह से झूठा दावा किया गया कि उनके पिता ने सभी परिवार के सदस्यों और कानूनी वारिसों से सहमति पत्र एनओसी प्राप्त कर लिया है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया कि पारिवारिक भूमि की बिक्री के लिए किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा कभी भी सहमति पत्र एनओसी नहीं दिया गया। ऐसा अपीलकर्ता का कहना है कि वो लोग कभी भी इस टाइप का एनओसी नहीं दिए। तो इतना ही नहीं, पारिवारिक यानी कि इतना ही इसमें नहीं किया गया, पारिवारिक जमीन को भी बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया और फर्जी एनओसी दिखाकर सौदा किया गया। उन्हें अपने पिता की मृत्यु की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु शिमला की कुफरी स्थित होटल ट्विन टावर्स में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई जो प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर के स्वामित्व में है। उन्होंने विवरण जानने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 जीएनपुरी कामसुगान से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? अपीलकर्ता को। उनके पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर ने पारिवारिक भूमि और घर पर कब्जा कर लिया और वह अपने निजी सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आभूषण भी वापस नहीं ले सकी। 4 मार्च 2022 को प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह ने यूको बैंक से संपर्क किया और अपने पिता के बचत खाते को बंद करवाकर 5,74,000 रुपए की राशि अपने खाते में स्थानांतरित करवा ली। उसने अपने पिता के बैंक खातों की जांच की और यह देखकर स्तब्ध रह गई। कौन स्तब्ध रहेगी? शिकायतकर्ता यानी कि अपीलकर्ता जो है, कि 2017 और 2019 के 2 विक्रय दस्तावेजों के लिए एक भी रुपया उसके पिता द्वारा संचालित किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया। यहाँ की मतलब कि जमीन भी बिक गई लेकिन उनके खाते में पैसा जमा नहीं हुआ था। उसे संदेह था कि यह हस्तांतरण आरोपियों द्वारा साजिश रचकर किए गए थे जिनका उद्देश्य उसके पिता और परिवार की चल और अचल दोनों संपत्तियों पर कब्जा करना था। प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह ने धोखाधड़ी से 1 करोड़ 23
32,74,526 रुपए की राशि, जिस पर अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के परिवार का हक था, यूको बैंक विधानसभा में अपने खाते में स्थानांतरित कर दी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उनके 2 आग्नेयास्त्र भी गायब हो गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, कितनी बड़ी धोखाधड़ी की गई। पीड़िता के पिता की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई, यानी कि उनको मारा गया, मर्डर किया गया, सीधे पता चल रहा है। और उसके बाद आरोपियों ने घर, जमीन और सामान पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त आरोपों के आधार पर पुलिस स्टेशन स्टेट CID शिमला में धारा 420 यानी कि चोरी करना, 465, 467, 468 जालसाजी करना यानी कि झूठे पत्र बनाना, झूठे कागजात बनाना, 471 फर्जरी करना और 120B धोखाधड़ी के IPC के तहत दंडनीय अपराधों के लिए FIR संख्या 8/2022 दिनांक 26 अगस्त 2022 को दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। इन सभी आरोपों के आधार पर पुलिस ने IPC के कई धाराओं पर FIR दर्ज की और जांच शुरू की। FIR में नामित प्रतिवादी आरोपी ने उक्त FIR को रद्द करने की मांग करते हुए CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने 3 जुलाई 2023 को एक स्थित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि भूमि की खरीद दर और उस समय प्रचलित सर्कल दरों के बीच गंभीर विसंगतियां या विक्रय विलेखों में दर्शाई गई दरें संबंधित क्षेत्र की प्रचलित सर्कल दरों से काफी कम थी। इस विसंगति को प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर और अन्य द्वारा विक्रय दस्तावेजों, विशेष रूप से भूमि की सर्कल दरों से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में की गई धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए उठाया गया था। जांच अधिकारी ने 27 फरवरी 2023 को संदिग्ध दस्तावेजों को, यानी कि जो शक के नजर में थे दस्तावेज, फॉरेंसिक दस्तावेज परीक्षण के लिए राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुंगा हिमाचल प्रदेश भेज दिया। कौन भेज दिया? जांच के दौरान यह सामने आया कि जमीन की कीमत और दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी है और कई दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं। इसीलिए जांच अधिकारी ने दस्तावेजों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ उसको अपन देखते हैं। दिनांक 27 जून 2024 और 31 अगस्त 2024 की SFSL रिपोर्ट राज्य द्वारा आपराधिक अपील संख्या CRL संख्या 3533/2024 में दायर जवाब के रिकॉर्ड पर रखी गई है, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 दलजीत सिंह को अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने वाले दस्तावेज और अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की माता के बैंक खाते को बंद करने से संबंधित दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर पाए गए। यानी कि उसमें क्या किया गया दोस्तों, अपील शिकायतकर्ता क्या है, शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर, झूठे हस्ताक्षर भी पाए गए। रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया कि अपीलकर्ता, यानी कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के स्वीकृत नमूने हस्ताक्षर प्रश्नगत हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते, यानी कि इनके ओरिजिनल हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते, मिलान नहीं होता। जांच में विक्रय विलेखों में उल्लेखित भूमि दरों और सरकार द्वारा अधिसूचित सर्कल दरों, जिसे SFSL कहा गया है, के बीच एक स्पष्ट विसंगति का भी पता चला। इससे बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए सर्कल रेट दस्तावेजों में धोखाधड़ी साबित हुई। परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर ने फर्जी सर्किल रेट दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का काम मूल्यांकन करके कानूनी रूप से दे स्टाम्प शुल्क 67,91,241 रुपए के बजाय केवल 32,04,000 रुपए से स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया, जिससे सरकारी खजाने को 32,87,242 रुपए का नुकसान हुआ। 26 जून 2024 और 31 अगस्त 2024 की SFSL रिपोर्ट और FIR संख्या 8/2022 की जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर जांच एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बलदेव ठाकुर, दलजीत सिंह और GN पुरी कामसुवान अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के जाली हस्ताक्षर बनाकर और स्वयं को उनके नामित व्यक्ति के रूप में धोखाधड़ी से प्रस्तुत करके जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध किए। इस प्रकार इन्होंने अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के बैंक खातों से धनराशि का गमन किया। कौन किया? ये तीनों मिलकर किए, फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी कागज बना के। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी आरोपियों द्वारा धारा 482 CRPC
सीआरपीसी के तहत दायर आपराधिक याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा CRMMO संख्या 50/2023 में दिनांक 8 जनवरी 2024 को पारित आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई, जिसके तहत FIR कर दी गई। यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दस्तावेजों पर किए गए सिग्नेचर असली नहीं थे बल्कि नकली थे। उस दस्तावेज पे जितने भी सिग्नेचर थे सारे के सारे नकली थे। व्यतीत होकर अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष अनुमति से इन अपील के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऐसा कहना है किनका? सुप्रीम कोर्ट का। हमने पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना और उन पर विचार किया तथा विवादित आदेश के साथ साथ राज्य द्वारा दायर किए गए उत्तर का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तो इसमें क्या किया? इसके बाद दोस्तों पीड़िता और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। विवादित आदेश का अवलोकन करने पर हम पाते हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कि उच्च न्यायालय ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया और FIR को प्रारंभिक चरण में ही रद्द कर दिया, जबकि जांच पूरी गति से चल रही थी और महत्वपूर्ण सामग्री अभी एकत्र की जानी बाकी थी। यानी कि मेन कागज अभी एकत्र करना, उसको पाना बाकी था। उच्च न्यायालय ने पाया कि FIR में लगाए गए आरोपों से धोखाधड़ी, गलत बयानी या जालसाजी के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते। उच्च न्यायालय ने यह भी मान लिया कि FIR अटकलों के आधार पर दर्ज की गई थी और ऐसे आरोप संगीत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इग्निस कर्सन के आधार पर उच्च न्यायालय FIR की पूरी तरह कार्यवाही रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जांच पूरी होने से पहले ही FIR को रद्द कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। पहले जांच हो जाना देना था, उसके बाद FIR को रद्द करना था, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं किया। जांच होने के पहले ही उन्होंने FIR को क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसको अपन देखते हैं। हम यह देख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जहां FIR में जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं और जांच एजेंसी ने हस्तलेख विशेषज्ञ के माध्यम से विवादित दस्तावेज की जांच कराने का कार्य किया है, वहां हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना FIR को रद्द करने का आदेश पूरी तरह से अनुचित होगा। उसके बाद याचिका रद्द करने की याचिकाओं पर निर्णय लेते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए थे और विश्लेषण के लिए SFSL को भेजे गए थे। हालांकि FIR रद्द करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जब न्यायालय को यह जानकारी थी कि विवादित संदिग्ध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है, तो SFSL द्वारा हस्ताक्षर का विश्लेषण किया जा रहा है, तो उच्च न्यायालय के पास धारा 482 CRPC के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए FIR रद्द करने का कोई कारण नहीं था। ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फॉरेंसिक जांच चल रही हो तो बिना रिपोर्ट आए FIR खत्म करना पूरी तरीके से गलत है। FIR को खत्म नहीं किया जा सकता है जब जांच चल रही हो। परिणाम स्वरूप हमारा दृढ़ मत है कि उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के स्पष्ट आरोपों के बावजूद अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित कार्यवाही को समय से पहले ही रद्द कर दिया और समाप्त कर दिया। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है स्पष्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में जहां धोखाधड़ी और जालसाजी आरोप है वहां पूरी तरह जांच होना जरूरी है। उच्च न्यायालय ने मीर अस्कारी बनाम CBI 6 इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने झूठा दस्तावेज बनाकर दस्तावेज को जाली बनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना था, हमारा मानना है कि जांच एजेंसी द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगे जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा FIR को रद्द करने के लिए उपयुक्त फैसले पर भरोसा करना पूरी तरह से अनुचित था, क्योंकि प्रश्नगत दस्तावेज पहले ही जांच के लिए भेजे जा चुके थे। इसीलिए जालसाजी का प्रमाण स्पष्ट रूप से हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा किए जाने वाले तुलना के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस प्रकार झूठे दस्तावेजों के निर्माण और जालसाजी के अपराध से संबंधित पहलू अभी भी विचाराधीन थे। उच्च न्यायालय ने समय से पहले FIR को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की तो जांच जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि
ऐसे मामलों में जहां धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हों वहां पूरी जांच होना जरूरी है और सेक्शन 482 का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से दायर आपराधिक अपील SLP CRL संख्या 2498/2025 में दिए गए विशिष्ट कथनों के अनुसार SFL रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विवादित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नकली मुहर यानी प्रतिवादी संख्या 4 अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता के हस्तलिखित हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट इस प्रकार जहां से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत हुई हैं, जिससे क्या सिद्ध होता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियां अभियुक्तों के पक्ष में स्थानांतरित की गई थी उन अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पिता डॉक्टर GB बाजलील के हस्ताक्षर थे। यहाँ पे ऐसा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। हम यह भी पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत मीर नगवी अस्कारी उपरोक्त का निर्णय वर्तमान मामलों के तथ्य पर ना तो प्रासंगिक है और ना ही लागू होता है, क्योंकि लिखावट विशेषज्ञ आगे की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए दस्तावेजों की जालसाजी और धोखाधड़ी पर कोई निष्कर्ष दर्ज करना समय से पहले था। ऐसी परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्तों के अभियोजन को प्रारंभिक चरण में ही नहीं रोका जा सकता था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ना विशेष रूप से आरोप लगाया है कि उसके पिता और माता के बैंक खातों की जमा राशि को आरोपी ने फर्जी तरीके से नामांकित व्यक्ति बनकर हड़प लिया। यह आप प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक गमन का अपराध गठित करते हैं। आता है हमारा दृढ़ मत है कि FIR में उल्लेखित आरोप और जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित सामग्री आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है और यह FIR को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का मामला नहीं था। ऐसा कह रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट का यहाँ बोलना है। यह भी सामने आया है कि दस्तावेज पर फर्जी सिग्नेचर थे और बैंक से पैसे भी धोखे से निकाल लिए गए, जो एक गंभीर अपराध बनता है। परिणाम स्वरूप हमें दिनांक 8 जनवरी 2024 के विवादित निर्णय और अंतिम आदेश को बरकरार रखना मुश्किल लगता है, जिसे तदनुसार रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। यहाँ पे सीधे बोल रहा है बरकरार रखना, अंतिम आदेश को बरकरार रखना मुश्किल लगता है और उसको रद्द कर दिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच पूरी करे और उसका परिणाम यदि पहले से दाखिल नहीं किया गया हो संबंधित न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र दाखिल करे। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) FIR भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193(3) के तहत अनुरूप के तहत रिपोर्ट पहले दाखिल की जा चुकी है तो निचली अदालत तो विधिवत कार्यवाही करेगी और पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच पूरी करे और रिपोर्ट अदालत में पेश करे। उसके बाद क्या हुआ? हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल वर्तमान अपील O के तहत निर्णय तक सीमित है और मामले की उचित चरण में पक्षों को उपलब्ध अधिकारों और बचावों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कह रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इनका कहना है। अपीलें इन शर्तों पर स्वीकार की जाती हैं। लंबित आवेदनों को निपटा दिया जाएगा यदि कोई भी हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह टिप्पणियां केवल इस अपील तक सीमित है और आगे की सुनवाई में पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों ये फैसला था। ये फैसला दोस्तों 17 मार्च 2026 का है और इस फैसले को सुनाया जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता। दोस्तों ये जजमेंट दोस्तों मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। जिसको पढ़ना आप आराम से जजमेंट निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जजमेंट का डेट लिखा हुआ है दोस्तों 2026 NISC 252 समाचार योग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जूरिसडिक्शन। तो यहां पे देखिए दोस्तों क्रिमिनल अपील नंबर 2026 का क्या है? वर्ष 2026 की SLP आपराधिक संख्या 3533 से उत्पन्न है और दोस्तों सरला बाजलील अपील करता है और बनाम किसके विरुद्ध? बलदेव ठाकुर और अन्य के विरुद्ध ये प्रतिवादी हैं। इनके साथ दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपील किया था इनके विरुद्ध। क्रिमिनल अपील नंबर 2026 का वर्ष 2025 की SLP आपराधिक संख्या 2498 से उत्पन्न है। तो दोस्तों ये है इस केस का जजमेंट। दोस्तों बहुत बढ़िया जजमेंट है। जिसको पढ़ना है ये निर्णय आप पूरा पढ़ सकते हैं निकाल के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जजमेंट समझ में आ गया होगा कि 3 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे और एक महिला थी और इन तीनों ने प्लान बनाया। सबसे पहले 2 व्यक्ति ने क्या किया कि
उन्होंने दोस्ती करवाया, दोस्ती डॉक्टर जीबी बादलील से। और दोस्ती कराने के बाद क्या किया दोस्तों, उनके पैसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र किए, उनमें नॉमिनी बन गए, उनकी ज़मीन को हड़प लिए, उनके जो नगद पैसे थे उसको निकाल लिए गए। और ये सारी चीज़ें षड्यंत्र रचे और फर्जी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कितना षड्यंत्र था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये ज़बरदस्त फैसला है कि हाई कोर्ट के आदेश को क्वेश कर दिया, निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिलाया। और ये सभी लोग दोस्तों जेल चले गए हैं और इन सभी को सज़ा मिल चुकी है। तो दोस्तों ये रहा पूरा जजमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जजमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे जजमेंट पढ़ने के लिए और ऐसे जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी इस वीडियो में कमेंट करें कि ये जजमेंट आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जजमेंट हिंदी में भी चाहिए तो इस जजमेंट को दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप मुझे कॉमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं वहां पर डाल दूंगा। थैंक यू।